द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पे फ्री कोर्स चलाया जा रहा है 17th बीपीएससी मेंस के लिए, जिसमें आपको 1 रुपया भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में देना नहीं है। बस आपसे मेरा एक ही डिमांड है कि इस फ्री इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सभी एस्पिरेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके और वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपने मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। ये सारा क्लासेस फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें हम लोग मेंस के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे आंसर राइटिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें हमारा जो अभी क्लास चल रहा है वो है 18 से 31 जनवरी तक, जिसमें कि हमारा पॉलिटी का कंप्लीट नोट्स और उसके बाद उसके ऊपर क्लास लेक्चर्स आ रहे हैं यूट्यूब पे। आप इसे चाहें तो देख सकते हैं, और जो भी इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल होगा वो टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल देख लिया था इस नोट्स से बहुत सारे टॉपिक्स को, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसके बाद फिर हमने देखा था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिया था, और आज हमारा जो ये लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है वो हमें देखना है। उसमें है कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया और एक जुडिशियरी से रिलेटेड टॉपिक्स। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया क्या होता है। तो पहला तो कि कास्ट का एक डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए। कास्ट इज़ अ पर्सनस स्टेटस। ये एक स्टेटस है। किस चीज़ का स्टेटस है? तो ये सोशल हायरार्की का स्टेटस है। कास्ट इज पर्सनस स्टेटस इन सोशल हायरार्की। इसमें जो कि डिफाइन करता है या इम्पैक्ट करता है सब कुछ को, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ इन इंडिया। आप इसे खुद भी अगर गौर करें तो आप पहचान सकते हैं कि कास्ट एक हायरार्की है जिसके थ्रू हमारा सब कुछ डिफाइन होता है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ। तो कास्ट बेस्ड सेंसस क्या है? तो कास्ट जो है एक सोशल रियलिटी है, और ये डिटरमाइन करता है हमारा सब कुछ, जैसे स्टेटस, इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, और एक लिमिट करता है सोशल रिलेशन को, कि हम सिर्फ एक अपने कास्ट तक ही सीमित रहते हैं, और उससे बियॉन्ड द कास्ट या उससे एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता है। ये एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, और उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवांसमेंट होता है पर बहुत कम होता है, और इससे पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है। कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड बिकमिंग डेवलप्ड, बट फिर भी कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो इनग्रेंड है इंडिया में, और कास्टिज्म आज भी प्रेजेंट है, और इससे रिलेटेड पॉलिटिक्स का ही एक नतीजा है कास्ट सेंसस। और इसमें बहुत सारे प्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी हैं। आइए हम लोग उसे देखने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ 1931 तक ही कास्ट सेंसस हुआ था। इससे पहले होता था, लेकिन 1931 के बाद ये फिर कास्ट सेंसस हो नहीं पाया। पहले तो 31 से लेकर 51 तक के बीच में नहीं होने का कारण जो था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि ये कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए। हालांकि एससी और एसटी का डेटा सेंसस में अलग से लिया जाता है, इसीलिए एससी और एसटी का सेंसस होता है, ओबीसी का सेंसस नहीं होता है, और ये कास्ट के बेसिस पे नहीं होता है। कैटेगरी का एससी और एसटी का होता है, ओबीसी का नहीं होता है। ये कैटेगरी का होता है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी का, और ओबीसी का अभी कोशिश किया जा रहा है डेटा लेने का, और कास्ट के बेसिस पे नहीं होता है। तो ये हमेशा से डिमांड रहती है कि कास्ट पे भी डेटा लिया जाना चाहिए। 1951 से 2011 तक में पब्लिश किया गया एससी एसटी का डाटा, पर कास्ट का डेटा इसमें पब्लिश नहीं किया गया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ करंट स्टेटस क्या है, कि बिहार का डिमांड रहा कास्ट सेंसस का। बिहार ने कास्ट सेंसस कराया भी 2023 में, और इसका डेटा भी आ गया था 2 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ किया गया, जिससे बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आए कि कैसे क्या हो रहा है बिहार में। उसके बाद महाराष्ट्र डिमांड कर रहा है, तेलंगाना डिमांड कर रहा है, बहुत सारे स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं, और कांग्रेस लेड अलायंस जो है इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस, इसका भी डिमांड रहा है, और स्पेशली कांग्रेस का, कि इंडिया में जब वो पावर में है जिस भी स्टेट में या फिर सेंटर में, तो वो कास्ट बेस्ड सेंसस जरूर से ज़रूर करवाएंगे। एक और हुआ था फ्रेंड्स, आप इसे याद रख सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ये हुआ था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये 2011 में हुआ था। इसके बेसिस पे अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को डिफाइन किया गया है। इसमें बहुत सारे डेटा लिया गया था, करीब 14 प्रकार के इसमें डेटा लिए गए थे, जिसके बेसिस पे ये डिफाइन किया गया था कि कौन पुअर है, कौन अमीर है, और किसका क्या स्टेटस है सोसाइटी में। पर यह कंप्लीट कास्ट सेंसस नहीं था। तो अब हम लोग जानते हैं कि कास्ट सेंसस नहीं था और ये कास्ट का डिमांड उठता है, तो फिर ये कास्ट सेंसस का डिमांड ही क्यों उठता है? तो ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने के लिए, कि जब हम लोगों ने ओबीसी का भी डेटा देखा था इंडिया और बिहार में,
जब हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स देखा था तो आपने देखा था कि 50% से ज़्यादा तो ओबीसी ही है इंडिया में सिर्फ, और जो जनरल कास्ट है वो करीब 30% है बिहार में, और इंडिया में करीब 40% है। तो आप जान रहे हैं कि 30 या 40% ही है, लेकिन जो रिजर्वेशन है जनरल के लिए अगर हम बोलें तो वो 50% है, और टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% है, और ओपन जो है वो 50%। जबकि अगर कास्ट के बेसिस पे बात करें तो ऐसा माना जाता है कि बिहार में करीब 30% और इंडिया में करीब 40% ही जनरल क्लास के हैं। तो ये रैशनलाइज करने की बात होती है रिजर्वेशन को, डेमोक्रेटिक नीड्स की बात होती है, जैसे कि डिप्राइव्ड, अब देखा जा रहा है कि बहुत सारे डिप्राइव्ड सेक्शन हैं जिन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रिजर्वेशन का जो ब्रीच है 50% का उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। उसी तरह से एड्रेस करने की बात की जा रही है इनइक्वालिटी को जो सोसाइटी में है, रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए, उसके लिए बहुत सारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके लिए कास्ट का डेटा इंपॉर्टेंट होता है जो कि अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसी चलते हम लोगों को कास्ट सेंसस कराने की ज़रूरत है। इसी में एक आता है रिपोर्ट कि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे जो ऐसे मेजॉरिटी में भी हैं वो लोग भी रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे जाट, तो जाट ये हरियाणा में डिमांड कर रहे हैं। उसी तरह से पाटीदार ये गुजरात में डिमांड कर रहे हैं, मराठा ये महाराष्ट्र में डिमांड कर रहे हैं, और हालांकि ये मेजॉरिटी में है लेकिन फिर भी ये अपने लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाए, या फिर अगर डोमिनेंट कोई क्लास है तो वो कैसे मिसयूज़ कर सकता है कास्ट बेस्ड सेंसस को। कास्ट अगर बेस्ड सेंसस कराया जाए तो वो हमें बताएगा, विल टेल द एक्चुअल स्टेटस ऑफ कास्ट इन फॉलोइंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी में क्या रिप्रेजेंटेशन है किसी कास्ट का और कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ का हमें डेटा मिल पाएगा। ये तो कुछ पॉजिटिव था। उसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक सच्चा कमीशन बना था 2004 या 5 में, तो उसका भी एक डेटा था। तो ये माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड था, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था स्पेशली, कि उनका बैकवर्डनेस को डिफ़ाइन करने के लिए बनाया गया था इस कमेटी को, कि कितने % वो बैकवर्ड हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज वो झेल रहे हैं, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कैसा तरह का मेजर लिया जाए जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके। तो हमें मेनली याद रखना कि सच्चर कमीशन एक बना था मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए या उनके एक्चुअल डेटा को निकालने के लिए। तो हमने बहुत सारा चीज़ देखा, जैसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सच्चर कमीशन का रिपोर्ट। वैसे ही रोहिणी कमीशन एक बनाया गया है जिसका काम है कि ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन करने का। उसी तरह से अभी हम देख सकते हैं कि जुलाई में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि SC ST में भी सब कैटेगराइजेशन किया जाए। तो ये सारा कुछ एक ही तरफ इशू उठाता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में होना चाहिए, या फिर अगर सेंसस नहीं भी हो रहा है तो एक ऐसा कॉन्क्रीट और वेल डिफाइंड डेटा होना चाहिए जिससे कि हम ये डिफाइन कर सकें कि किस कास्ट का कितना रिप्रेजेंटेशन इकॉनमी में, पॉलिटी में, ये सब में, और कितना % बैकवर्डनेस है जिससे कि हम उनका अपलिफ्टमेंट कर सकें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है कास्ट सेंसस करने के लिए। तो पहला तो कि रिजर्वेशन का चैलेंज आता है कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस किया गया तो रिजर्वेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अलग अलग कास्ट के द्वारा। उसी तरह से जो डिज़र्विंग कास्ट हैं वो डिमांड करेंगे, और जिनके पास अभी रिजर्वेशन है और वो डिज़र्व नहीं करते हैं तो वो फिर छोड़ना नहीं चाहेंगे अपना रिजर्वेशन। तो ऐसा होगा। कास्ट का डेटा को कलेक्ट करना बहुत ईजी नहीं है क्योंकि अलग अलग कास्ट के नाम अलग अलग होते हैं और बहुत सारे एक ही कास्ट के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे ये कि ये अगर कास्ट है तो एक स्टेट में इसका नाम कुछ और रहेगा, दूसरे स्टेट में कुछ और। एक स्टेट में ये कास्ट माइनॉरिटी में तो दूसरे में मेजॉरिटी में। इसी कास्ट का दूसरे स्टेट में नाम कुछ और है। वैसे ही होगा कि ये इस कास्ट का नाम कुछ और है दूसरे स्टेट में कोई और भी कास्ट है उसका भी नाम यही है। तो फिर इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। ये सब कुछ बेसिक इश्यूज़ है कास्ट का डेटा को लेने के लिए। उसके बाद फिर ये भी है कि कास्ट जो है रीइंफोर्स करेगा डिवीज़न को, कि जहाँ एक और हम लोग इंडिया में डेवलपमेंट की बात करते हैं 2047 तक हम लोग चाहते हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, वहीं हम लोग एक रिग्रेसिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस चाहिए तो कास्ट पे रिजर्वेशन चाहिए तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चाहिए। तो जहाँ हम लोग एक बार डेवलपमेंट की बात करते हैं वहीं पे हम लोग एक बार रिग्रेसिव बात करते हैं। तो ये सोसाइटी में रिग्रेशन लाता है। उसी तरह से फिर सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा। उसकी तरह से फिर है कि बहुत सारे ऐसे भी रिलीजन है जिनमें भी कास्ट का ये थोड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है, जैसे कि सिख में दलित का इम्पैक्ट आ गया है, क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में। ये सब हुआ क्या है कि जो हिंदुइज़्म था तो उसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे वो स्टेटस ख़राब होने के कारण हिंदुइज़्म में बहुत सारे अलग अलग कास्ट में भी, रिलीजन में भी शिफ्ट कर गए हैं। तो अब उस रिलीजन में भी इन्हें सब कैटेगराइज कर दिया गया और अपर कास्ट और लोअर कास्ट का कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसके कारण उनका अच्छे से डेटा ले पाना दिक्कत हो रहा है।
और आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये एडवांटेज क्या है कास्ट सेंसस का। तो हमने बहुत सारा देखा ही कि इसमें सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कैसे डेवलपमेंट होगा, कि कैसे रिजर्वेशन दिया जाएगा, कैसे डाउन ट्रोडेंस का अपलिफ्टमेंट किया जाएगा, पॉलिसी मेकिंग में उनका हेल्प लिया जाएगा और उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, उनके लिए रिजर्वेशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितना उनका अपलिफ्टमेंट हुआ है या नहीं। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग कमेटी और कमीशंस भी बनाए गए हैं। जैसे ट्राइबल्स के डेटा को लेने के लिए एक दिलीप सिंह भूरिया कमीशन बनाया गया था, आपको याद ही होगा, जिसके द्वारा 75 जो सब कैटेगरी ये एसटी का सब कैटेगराइजेशन किया गया पीवीटीजी में पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये 75 जो है करीब 700 से ज़्यादा ट्राइबल्स हैं इंडिया में कैटेगरी, उसमें से 75 को पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। ये दिलीप सिंह भूरिया जी के कमीशन के द्वारा बताया गया था। उसी तरह इसी पहले यूसी देवर कमीशन बना था, जो कि वही एसटी के लिए ही बनाया गया था। उसी तरह वर्जीनियस जाजा कमेटी या खाखा कमेटी बनाया गया था, खाखा कमेटी बनाया गया था, वर्जीनियस खाखा कमेटी, ताकि ट्राइबल्स के स्टेटस को डिफ़ाइन किया जा सके। वहीं मुस्लिम या एससी के स्टेटस को डिफ़ाइन करने के लिए सच्चर कमीशन बना था। ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए रोहिणी कमीशन बनाया गया था। अभी रामनंदन कमीशन बनाया गया था क्रीमी लेयर को डिफ़ाइन करने के लिए इंदिरा साहनी केस में। तो ये सब कुछ ये कमीशंस बनाए गए थे कास्ट को डिफ़ाइन करने के लिए या फिर बैकवर्डनेस को चेक करने के लिए, लेकिन ये सारा कुछ पूरी तरह से कंप्लीट एक पिक्चर नहीं दे पाता, क्योंकि ये सब एक स्पेसिफिक इशू को टारगेट करते हैं, ना कि कंप्लीट कास्ट सेंसस को। क्योंकि अगर कास्ट सेंसस कराया जाता तो वो ऑल इंडिया होगा, कंप्लीट हर कैटेगरी के लिए होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कुछ ट्राइबल्स के लिए, कुछ एससी, कुछ एसटी, कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसा है। तो इसीलिए हमेशा डिमांड उठते रहता है कि अलग अलग कास्ट के ये अलग अलग के लिए करवाने से अच्छा है कि पूरा सेंसस एक ही बार में करवाया जाए। तो इससे पहले हम लोगों ने ये वाला हम लोगों ने अभी ऑलरेडी देख लिया कि मंडल कमीशन क्या था, इंदिरा सोहनी कमीशन क्या था, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, रोहिणी कमीशन क्या था। तो वे फॉरवर्ड इसका क्या होना चाहिए कि हाँ, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सब कैटेगराइजेशन या फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अच्छा तो है, लेकिन पूरी तरह से अच्छा नहीं है। हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे एक इसका कंक्लूजन ये होगा मेरे समझ से कि स्टेट्स के लिए कास्ट सेंसस बहुत ही अच्छा है। जैसे अगर हमारे स्टेट बिहार ने कास्ट सेंसस करवाया तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऑल इंडिया के लिए कास्ट सेंसस एक गलत चीज़ है। फ्रेंड्स, ये कंक्लूजन बहुत ही अच्छा है कि मैं जो बता रहा हूँ कि स्टेट्स के लिए बहुत ही अच्छा है कास्ट सेंसस, लेकिन सेंटर के लिए या ऑल इंडिया लेवल पे ये गलत है। इससे हम दोनों को एड्रेस कर सकते हैं। एक तो हमारे बिहार स्टेट को जिसने कास्ट सेंसस करवाया, तो हम उसे भी अच्छा बोल रहे हैं कि हाँ स्टेट्स के लिए होना चाहिए। दूसरी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि हमें कास्ट सेंसस की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसका भी स्टैंड ले रहे हैं कि हाँ सेंट्रल लेवल पे कास्ट सेंसस की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग डिमेरिट्स कुछ गिना सकते हैं कि जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, अलग तरह से डिफाइन किया गया है, कहीं पे मेजॉरिटी में, कहीं माइनॉरिटी में। इसीलिए ऑल इंडिया कास्ट सेंसस अगर हम लोग कराएं तो वो एक बेकार चीज़ हो जाएगा जिसका कोई यूज़ ही नहीं रहेगा और एक्चुअल डेटा जो है वो क्लियर आ नहीं पाएगा। इसलिए अगर ये स्टेट्स कराती हैं अपने लेवल पे और अपने से अगर डिफाइन करके बेनिफिट्स देती हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। लेकिन अगर ऑल इंडिया लेवल पे बात किया जाए तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस द्वारा से इस कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं और एक अच्छा आंसर एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। आइए अब हम जुडिशियरी देखते हैं। 67th बीपीएससी में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है जुडिशरी के बारे में। और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीन जो पार्ट होते हैं, ऐसा अगर आप डायग्राम एग्जाम में बनाते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसी तरह ये हम लोग देखते हैं जुडिशरी क्या होता है कि डेमोक्रेसी में तीन जो पार्ट होते हैं उसमें से अगर कोई भी एक वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसे डील करने के लिए हमारे पास एक जुडिशरी होती है जिसमें जजेस जो होते हैं वो चेक करते हैं कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रही है या नहीं। तो आप इसका डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और ये जुडिशियरी जो है या जुडिशियल रिव्यू, इसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कहा जाता है। ये अब हम जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। कि एक केस था मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस 1803, इसके द्वारा ओरिजिन होता है जुडिशियल रिव्यू का, यानी कि जजेस जो हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए एक्ट्स या लॉ को रिव्यू कर सकते हैं और अगर वो गलत है तो उससे फिर नल एंड वॉइड यानी कि ख़त्म भी कर सकते हैं। ये जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम जो है वो अमेरिका से ओरिजिन हुआ और इंडिया में आर्टिकल 13 में से डिफाइन किया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का क्या इंपॉर्टेंस है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है या फिर उसका एक्चुअल में यूज़ करना है तो हमें जुडिशरी की बात ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जुडिशरी ने आर्टिकल 32 और 226 में ये डिफाइन किया है कि फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इन्फोर्सेबल बनाने के लिए जुडिशरी के पास हम लोग जा सकते हैं। और केशवानंदा भारती केस में भी ये बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे फिर लिया नहीं जा सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू में कैसे सब कैटेगराइजेशन या फिर क्या क्या हो सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू किस किस चीज़ों का हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हो सकता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर हम लोग जुडिशियल रिव्यू लिखें तो किस किस चीज़ों का होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हम लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। स्टेट द्वारा बनाया गया कोई लॉ, एक्ट या रिजोल्यूशन, रूल जो भी होता है उसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो कुछ लिया जाता है, जैसे एक्ट तो लेजिस्लेचर ने बनाया, और रूल रेगुलेशंस जो होते हैं, बाई लॉज, इसके लिए हम लोग जा सकते हैं कोर्ट में। जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड केसेस जो हैं, गोलकनाथ मेहता केस, उसी तरह से बैंक नेशनलाइजेशन केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, और एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी 2014, जिसे कि जुडिशरी ने कैंसिल कर दिया। तो आइए हम लोग एक केस स्टडी देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू वाला, जो है एनजेएसी। तो एनजेएसी क्या था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी, ये एक बनाया गया था 2014 में। इसमें कहा गया था कि अब जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि लॉ मेंबर भी होंगे, उसके बाद फिर जुडिशरी से भी मेंबर होंगे और गवर्नमेंट के भी मेंबर होंगे। इन सबों का एक कमेटी बनेगा और वो कमेटी नाम डिसाइड करेगी कि कौन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे और कौन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इस तरह का कुछ ये इसमें टर्म था। लेकिन जुडिशरी का कहना था कि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें सोल जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ जजेस का लिया जाएगा, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस कारण से उस जो एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया था एनजेएसी एक्ट, उसे जुडिशरी ने खुद से ही वो किल कर दिया। और अभी जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सिर्फ कोलिजियम सिस्टम से ही होते हैं और एनजेएसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। टाइम एंड अगेन बहुत सारे बार वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर लॉ मिनिस्टर जो हमारे थे पहले, किरण रिजिजू, उन्होंने बहुत बार कहा था इन लोगों ने कि एनजेएसी जो है वो सही चीज़ है, इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए इंडिया में। बट जुडिशरी का यही स्टैंड है कि जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, और इस तरह से ये जुडिशियल रिव्यू के द्वारा इस एक्ट को कैंसिल कर दिया गया। अब इंडिया में जुडिशियल रिव्यू बहुत सारे एक्ट्स में डिफाइन है, आर्टिकल्स में डिफाइन है। इसमें से हम लोग सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स देखेंगे यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में हम लोग इसी 3 आर्टिकल को लिखेंगे। एक आर्टिकल 13, एक आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226। 226 और 32 जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जिसमें रिट्स इशू होता है, जो 5 तरह के रिट्स होते हैं। ये 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये 226 हाई कोर्ट्स के लिए। और आर्टिकल 13 में दिया गया है कि अगर कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल राइट को इंटरवीन करता है तो उसे फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जुडिशरी को फ्री एंड फेयर तरीके से काम करने देता है, फेडरलिज्म को अपहोल्ड करता है। उसी तरह जो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इस पिलर्स को अपहोल्ड करता है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को। उसी तरह से जुडिशरी जो है वो चेक करता है कि कोई गलत एक्ट या रूल सरकार के द्वारा ना बना दिया जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। ये कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, और जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे ये अपहोल्ड करता है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है, ये देखिए, ये 67th बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशियरी, यानी कि जुडिशियरी जो है इसका काम सिर्फ जजमेंट या फैसला सुनाना नहीं होता है, ये प्रोएक्टिव रोल लेकर के ये स्टेप फॉरवर्ड लेती है और जितना हद तक हो सकता है अपने से लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिविज्म। यहाँ पे इसका डेफिनेशंस है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि क्या डिफाइन किया गया है इसमें। जुडिशरी फोर्सेस द अदर 2 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, इसे ही हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जो प्रोएक्टिव रोल प्ले किया जाता है। हिस्टोरिकल इसका हम लोग ओरिजिन देखते हैं, तो इसका भी ओरिजिन यूएसए में हुआ है।
जैसे हमने देखा था कि जुडिशियल रिव्यू का जो ओरिजिन है वो मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस में हुआ था यूएसए में 1803 में। उसी तरह से हम लोग यूएसए में ही इसका भी ओरिजिन देखते हैं 1947 में अर्थर सेल्सिंगर केस में हुआ था। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जस्टिस वी के कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस रेड्डी और जस्टिस देसाई, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इनके द्वारा जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म को इंडिया में लाया गया था। जुडिशरी जो है उसे हम लोग बोलते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इस प्रोटेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है जुडिशियल एक्टिविज़म ही इंडिया में। और ये एक्टिविज़म किस तरह से आता है, जो जुडिशियल रिव्यू है वही जब एक स्टेप आगे बढ़ जाता है तो उसे हम लोग जुडिशियल एक्टिविज़म कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वही 3 है, 13, 32 और 226। और जो जुडिशियल एक्टिविज़म है इससे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी होते हैं। आइए हम लोग उसे देखने की कोशिश करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस जो है ये बहुत आसान है कि जैसे कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, अपहोल्डमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, अपहोल्ड आर्टिकल 50 जिसमें बोला गया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये सारा इसमें हो सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का इंपॉर्टेंस इंडिया में यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ भी है। आइए हम लोग कुछ इसे पढ़कर एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है ये करता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैप्सेस होते हैं उसके अगेंस्ट में ये हेयरिंग करता है। कन्वेंशनल जो ट्रांसलेशन, यहाँ पे लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म का मतलब होता है लेजिस्लेचर अगर कुछ भी ऐसा लॉ बना देती है जो उसे नहीं बनाना चाहिए, या ऐसा एडवेंचरिज्म यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट करती है जिससे लोगों को नुकसान होता है। जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं फार्म बिल, जो 3 फार्म बिल लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसे हम लोग लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म बोल सकते हैं। क्योंकि पहले तो इसे लाया गया, फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो गवर्नमेंट को लगा कि इन्होंने गलत कर दिया, तो इस फार्म बिल को फिर वापस ले लिया गया था, रिवोक किया गया था इस फार्म बिल को। तो हम लोग इस तरह के एक्ट्स को जुडिशियल ये लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म भी बोल सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव टायरनी, यानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया है, जैसे इसका एग्जांपल एक बहुत पहले का है, वो अच्छा हो सकता है रॉलेट एक्ट 1919। एग्जीक्यूटिव टायरनी कुछ इस तरह का अगर रोल होता है, या कोई भी ऐसा रोल जो कि अगेंस्ट जा रहा है स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उससे बचने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज़ किया जाता है। अपहोल्ड फेथ ऑफ सिटीजन, जैसे लोगों को जुडिशरी पे बिलीव हो, फेथ बढ़े। इनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, पार्टिसिपेशन ऑफ जुडिशरी इन एडवांसमेंट ऑफ कंट्री, प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ये सब होते हैं कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म के इंपॉर्टेंस। आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। ये सब बहुत पुराना एग्जांपल है, आइए हम लोग लेटेस्ट देखने की कोशिश करते हैं। ये बहुत पुराना एग्जांपल है, हम लोगों ने कुछ नीचे यहाँ पे लिखा है, तो आइए हम लोग देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जांपल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म का लेटेस्ट एग्जांपल है जिसमें है शाह बानो केस 1985, जिसमें कि राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा जो कोर्ट से वो प्रोटेक्शन दिया गया था वुमेन को, मुस्लिम वुमेन को, वो वापस ले लिया गया था। अगर कोर्ट ने जो दिया था, इसमें केस वही था कि जुडिशरी ने प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हुए वुमेन को बेनिफिट दिया था, मुस्लिम वुमेन्स को। तो उसी पे ये शाह बानो केस था। उसी तरह शाहिंदा बानो केस था 2007 का। उसी तरह राइट टू प्राइवेसी गवर्नमेंट ने, जुडिशरी ने लाया। राइट टू इंटरनेट दिया जुडिशरी ने। PIL लाया जुडिशरी ने। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, जिसके अगेंस्ट ये लिटमस टेस्ट भी बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं जा सकता, जो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आएगा उसे कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा सकता है। उसी तरह सबरीमाला टेम्पल में वुमेन का एंट्री को अलाउ किया गया। डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया अडल्ट्री को सेक्शन 497 में। उसी तरह से सेक्शन 377 IPC से हटाया गया। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जुडिशियल एक्टिविज्म का। इस पे आप नोट्स बना लीजिएगा, या फिर ऐसे आप नेम ड्रॉप भी कर देते हैं एग्ज़ाम में। उतना ज़्यादा तो इस पे नोट्स आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, बस इसका नाम लिख देते हैं ये सारा, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरह से जुडिशरी ने और क्या क्या दिया, तो जुडिशरी ने प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हुए राइट टू फॉरवर्ड दिया सिटीजन्स को। विशाखा गाइडलाइंस जो दिया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स जो दिया गया है। उसके बाद ओल्गा टेलिस केस दिया गया। केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू लाइवलीहुड जो होता है वो प्रोटेक्ट करना होता है, और राइट टू लाइवलीहुड जो है आर्टिकल 21 में आता है, ये दिया गया। उसी तरह प्रकाश सिंह केस में जो दिया गया, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई। उसके बाद राइट टू क्लाइमेट चेंज दिया गया, ये 2024 में, पिछले साल, फंडामेंटल राइट। तो ये सब कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म के इंपॉर्टेंट केसेस हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। जुडिशियल
एक्टिविज़म तो हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि जुडिशियल ओवर रीच क्या होता है। तो जब जुडिशियल एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और ऐसा हो जाए कि उसका मिसयूज़ होने लगे और लोगों को नुकसान हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कि जुडिशियल ओवर रीच। जुडिशियल ओवर रीच का मतलब ये होता है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी ज़बरदस्ती जुडिशरी घुस जाती है और ऐसा कुछ काम करती है जिसका जो काम लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव का होता है, तो उसे हम लोग जुडिशियल ओवर रीच कहते हैं। अभी हाल में ही 18 जनवरी को 3-4 दिन पहले हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि जो जुडिशियरी है हाई कोर्ट की या फिर कोई भी जुडिशियरी है हाई कोर्ट है इंडिया में, उसे लेजिस्लेचर में इंटरवेन नहीं करना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। ये चीज़ अभी हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने ये एक रिमार्क दिया था कि सभी जुडिशियरीज़ को रेस्ट्रेन करना चाहिए और लेजिस्लेटिव एक्शंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो यही है जुडिशियल ओवर रीच कि जब जुडिशियरी जो है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के पार्ट को इस्तेमाल करने लग जाए तो उसे हम लोग जुडिशियल ओवर रीच कहते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया, आइए अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जुडिशियल ओवर रीच का एग्जांपल दिया हुआ है बहुत अच्छे से, तो हम लोग वो देखते हैं। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप किया था लोढ़ा पैनल, जिसने बीसीसीआई में रिफॉर्म्स की बात की थी। अब बीसीसीआई जो होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड, तो वो एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, इस पर गवर्नमेंट का रोल कोई भी नहीं है, ये एक प्राइवेट बॉडी है, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार नहीं है कि इसमें इंटरवेन करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती एक पैनल बैठाया था और उसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करवाया था, तो हम लोग इसे बोलते हैं कि ये जुडिशियल ओवर रीच का पार्ट आता है। उसी तरह हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जुडिशियल ओवर रीच का। एग्जांपल्स है कि नेशनल एंथम को जरूर से गाया जाना चाहिए, यानी सिनेमा थिएटर्स में 2016 का ये जजमेंट था कि कोर्ट ने कहा था कि जब भी मूवीज़ कोई स्टार्ट होगी तो उससे पहले वहाँ पे नेशनल एंथम गाया जाएगा और सभी को खड़ा होना कंपलसरी है, और गेट जो है वो बाहर से बंद हो जाएगा, सभी अंदर रहेंगे और वो नेशनल एंथम पहले प्ले होगा, उसके बाद मूवी स्टार्ट होगा। तो ये जुडिशियल ओवर इसका था कि ये मतलब ज़बरदस्ती लोगों से फोर्स करके करवाया जा रहा था। उसी तरह से ये फायर क्रैकर्स को बैन किया गया दिल्ली में दिवाली के टाइम पे, तो इस पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी ये बात बोला था कि ये जुडिशियल ओवर रीच है, ये ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उसी तरह से एनजेएसी को जो स्ट्रक कर दिया गया, यानी कि लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पास किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो हमने अभी ऊपर देखा भी था, जिसमें कि मेंबर लॉ मिनिस्टर भी रहेंगे अपॉइंटमेंट्स में जुडिशियरी के, तो उसे जुडिशियरी ने खुद से ही स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला कि ऐसा नहीं हो सकता और सभी अपॉइंटमेंट्स कोलिजियम सिस्टम से ही होंगे। उसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला था कि चिल्ड्रन ऑफ ब्यूरोक्रेट सेल स्टडी इन ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि कोई भी ब्यूरोक्रेट है वो अपने चिल्ड्रंस को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए कंपलसरी है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाए अपने चिल्ड्रन को। तो ये एक ज़बरदस्ती वाला स्टेप था। उसी तरह से प्रोएक्टिव सेंसरशिप किया गया जॉली LLB 2 में, जो एक मूवी थी अक्षय कुमार की जॉली LLB 2, उसमें कट किए गए बहुत सारे सीन्स, जबकि उस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है CBFC, तो जॉली LLB को CBFC के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया था कि ये फिल्म स्क्रीनिंग की जा सकती है, पर फिर भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद जॉली LLB 2 मूवी में बहुत सारे कट्स लगाए गए। ये देखिए 2 कट्स लगाए गए थे और प्रोएक्टिव सेंसरशिप किया गया था। उसी तरह से लीकर बैन किया गया नियर 500 मीटर ऑफ नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के 500 मीटर के आसपास। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जुडिशरी के ओवर रीच के, जो ये बताते हैं कि जुडिशरी को ये सब काम नहीं करना चाहिए था, बट उन्होंने ये सब किया। ये है जुडिशियल ओवर रीच का एग्जांपल, और इससे क्या लॉसेज हो जाता है तो ये आप अपने से बना के भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग इसमें देख भी लेते हैं मेरिट और डिमेरिट में कि क्या क्या लॉसेज हैं। तो पहला तो है कि जनरल विल ऑफ द पीपल जो है उसे जुडिशरी जो है इंटरवेन करके ख़राब करती है, यानी कि ये कि जो अभी झारखंड हाई कोर्ट का भी जो हमने बताया कि ये ज़बरदस्ती का लेजिस्लेचर में नहीं एंटर करना चाहिए, क्योंकि जो जनरल विल ऑफ द पीपल यानी जिनसे लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, काम उनका है लेजिस्लेट करना, ना कि जुडिशरी का, क्योंकि जुडिशरी के पास मैंडेट नहीं होता है कोई भी लॉ बनाने का। लॉ बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेचर का है, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें मैंडेट दिया वोट देके, ना कि जुडिशरी को। इसलिए ज़बरदस्ती जुडिशियल ओवररीच नहीं करना चाहिए। उसी तरह से बैन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए किसी भी एक्ट या लॉ पे। इससे क्या होता है कि फिर जुडिशरी लेजिस्लेचर का स्पिरिट ही ख़त्म हो जाता है कि लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाती है जुडिशरी उसे कैंसिल कर देती है, तो फिर लेजिस्लेचर का इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा इससे लिटिगेशन बढ़ जाता है, जुडिशियल ओवररीच के कारण बहुत ज़्यादा केसेस होने लगते हैं कोर्ट में
जिसका मिसयूज़ किया जाता है किसी भी लॉ को डिले करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट जो देखा था 1951 में। तो ये सब कुछ मिसयूज़ होते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच का। तो फ्रेंड्स, हमने ये टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया और जो लेटेस्ट एग्जांपल्स थे हमने उसे भी यहाँ पे देख ली। आप ये लेटेस्ट एग्जांपल जरूर से ज़रूर कोट करें एग्ज़ाम में अगर आता है तो। हालांकि ये 67th बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो आप इन एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपने इस चैनल में जुड़ा और इसमें जो लेक्चर देखा तो उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये लेक्चर्स कंटिन्यू देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले और सभी को आराम से बिना 1 रुपया खर्च किए हुए भी पूरा 17 बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर सके और इसका नोट्स भी ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द पीसीएस स्टडीज़। थैंक यू।